इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पटवारी 2019 के क्वेश्चन पेपर के हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। पहला क्वेश्चन है, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? तो इस वाक्य में अत्यंत एक प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण का विशेषण होता है। इसका मतलब कठिन विशेषण होगा। बिल्कुल सही। और समस्या भाववाचक संज्ञा है, लेकिन क्रिया की जगह यहाँ सहायक क्रिया है का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। आपको बस वेद से वेद का मिलान करना है। आइए इस क्वेश्चन के ओरिजिन को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषाओं के विकास पर एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल में सबसे पहले वैदिक संस्कृत और उसके बाद लौकिक संस्कृत आई। मध्यकाल में पहले पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, व्राचड़, टकक, केकय आदि भाषाओं का विकास हुआ। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हिंदी और पहाड़ी किस भाषा के विकास से बनी? तो पश्चिमी भारत में जो हिंदी और उत्तरी भारत में जो पहाड़ी बोली जाती है, उसका विकास शौरसेनी भाषा से हुआ है। आप इन भाषाओं के क्रम और विकास को ध्यान में रखें। इनसे अगले पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञ में मिलन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ज्ञ किन दो व्यंजनों के योग से बना है। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो कि ज प्लस य वर्णों के योग से बना है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। इसमें क्ष, त्र और श्र के योग वर्ण आप आसानी से इनके साउंड से ही निकाल सकते हैं। जैसे क्ष बना है क जमा श से, त्र बना है त जमा र से और श्र बना है श जमा र से। लेकिन ज्ञ के वर्ण इसके साउंड नहीं बल्कि बनावट से याद रख सकते हैं, जैसे ज एंड य। अब अगर एग्जामिनर आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछे कि बताओ संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 4? नहीं, 8। क्योंकि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए संयुक्त वर्ण 8 होंगे। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब आप बोलेंगे कि क्यों मनाया जाता है? तो विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत की। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और 2025 में इसकी थीम थी हिंदी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अब हिंदी दिवस की बात हो ही रही है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और 2024 में इसकी थीम थी हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देव जमा आले में कौन सी संधि है? इसका आंसर करने से पहले हम संधि को समझ लेते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जमा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होते हैं और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? ये इसके नाम से ही पता चलता है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। मैं आपको पूरी संधि हिंदी की वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट में स्वर संधि के प्रकारों को पहचानने के लिए ट्रिक बता देता हूँ। दीर्घ संधि में आपको किसी शब्द में बड़े आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी, जैसे परमात्मा, कवीश और लघुर में। गुण संधि में आपको छोटे ए
या छोटे ओ की मात्रा दिखाई देगी या किसी शब्द में अर की साउंड आएगी। जैसे उमेश, सूर्योदय में हमें छोटी मात्राएं दिखाई दे रही हैं और महर्षि में अर की साउंड आ रही है। वृद्धि संधि में आपको किसी शब्द में दो मात्राएं बड़े ए या बड़े ओ दिखाई देगी, जैसे सदैव, तथैव या परमौषधि। यण संधि में आपको य, व और र से पहले कोई आधा वर्ण दिखाई देगा, जैसे इत्यादि, व्यर्थ या पितराज्ञा। अयादि संधि में आपको य या व दिखेंगे, जैसे गायक, पावक, पवित्र आदि। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दीर्घ संधि होगा, क्योंकि दिवाले में आपको बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ होगा, ये एक लोकोक्ति है। इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति या पंक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। अगर मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपने एक बार अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वरना ऑप्शन मेथड द्वारा भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप इमेज में आधा तीतर आधा बटेर देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए कहता है उचित सामंजस्य का अभाव होना। ये ठीक लग रहा है तो शायद होगा। ऑप्शन बी छोटा बड़ा, ये तो नहीं लग रहा। ऑप्शन सी बेमेल तथा बेढंगा, ये एकदम सटीक लग रहा है। बाकी ऑप्शन डी बिरंगा, रंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो ऑप्शन ए और सी में से सी एकदम सटीक बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न, महर्षि का संधि विच्छेद है। अब संधि विच्छेद की एक खास बात है जो इसे और भी आसान बनाती है कि ये जिन दोनों शब्दों से बनी होती है उन शब्दों का अपना अपना एक अर्थ होता है। अगर हम ऑप्शन ए देखें, इसमें मह का कोई अर्थ नहीं, जबकि ऋषि का तो अर्थ है, लेकिन हमें दोनों मीनिंगफुल शब्द चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी मही भी कैंसल हो जाएगा। बचे सिर्फ ऑप्शन बी एंड सी। महान और महा का अर्थ ग्रेट होता है, पर महर्षि में कोई न नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी कैंसल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आप ये सोचिए कि महर्षि में कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि। तो इसमें गुण संधि होगी, क्योंकि महर्षि में अर की साउंड आ रही है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हुए बताया था, याद तो है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है शुद्ध वाक्य बताओ। ऑप्शन ए, यह असली गाय का दूध है। लग रही है क्या इस वाक्य में गड़बड़? हाँ, अरे गाय तो असली होगी तभी तो दूध देगी, असली नकली दूध के लिए प्रयोग होना चाहिए था। ऑप्शन बी, ये असली गाय का दूध है। यहाँ भी पहले वाली बात, साथ में ये बहुवचन और दूध एक वचन है, मीन्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, यह गाय का असली दूध है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी, यह गाय के असली दूध है, ये तो सभी को पता लग गया होगा कि यहाँ गलत कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कलानिधि का पर्यायवाची है। तो तोड़ो कलानिधि को। इसमें कला का अर्थ हुआ हुनर या कौशल और निधि का अर्थ है भंडार या खजाना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कलाओं का भंडार। तो हुआ कुछ क्लिक। हाँ, चंद्रमा, चांद अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं शशि, सोम, इंदु, राकेश, मयंक, हिमांशु, तारकेश्वर यानी तारों का ईश्वर, और रजनीश, ओशो नहीं रात का स्वामी। और सूर्य के पर्यायवाची है दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमाली, अर्क और मार्तंड। मार्तंड का अर्थ है मृत अंडे से उत्पन्न होने वाला। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं की माता अदिति को लगा कि उनके गर्भ में ओवम मृत हो गया है, लेकिन बाद में इसी मृत अंडे से तेजस्वी सूर्य देव का जन्म हुआ और इन्हें मार्तंड नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन सी, निकेतन का अर्थ होता है घर या निवास। इसके पर्यायवाची हैं गृह, आलय, कुटी और शाला। ऑप्शन डी, गजानन को तो हम सभी जानते हैं, लंबोदर, एकदंत, गौरीसुत और गणपति। 10th क्वेश्चन इज
समुंदर की आग के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दावानल। दावानल दो शब्दों दाव जिसका अर्थ जंगल या वन और अनल जिसका अर्थ अग्नि होता है से मिलकर बना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जंगल की आग या वन की आग। ऑप्शन बी है जलागम। इसका अर्थ है जहां जल आता हो। ऑप्शन सी बड़वानल। बड़वानल बना है बड़वा जिसका अर्थ होता है समुद्र में रहने वाली एक पौराणिक घोड़ी और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो यह घोड़ी अपने मुख से आग निकालती थी जिससे समुद्र में आग लग जाती थी और इसी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा गया और ऑप्शन डी तो सिर्फ आग से रिलेटेड है। इसी तरह पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं और जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला या चली जाए तो उसके विरह से उत्पन्न अग्नि को विरहाग्नि कहते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन ने तो आग ही लगा दी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रभाव अगले क्वेश्चन पर पड़ा या नहीं। अगला क्वेश्चन है धर्माधर्म में समास है। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पड़ ही गया ना आग का प्रभाव इस क्वेश्चन पे। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है। धर्म अधर्म की संधि से बनता है धर्माधर्म, तो इन्हें साथ में लिखना चाहिए था। और दूसरी बात सारे ऑप्शन ही गलत है क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। तो आइए अब जानते हैं कि समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करना समास या संक्षेप कहलाता है। प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में तीन बातें याद रखें। फर्स्ट कि इसका पहला पद प्रधान होगा। सेकंड, पहला पद अवयव या उपसर्ग होगा जैसे आजीवन या निर्विवाद। एंड थर्ड, किसी शब्द की आवृत्ति होगी जैसे धीरे धीरे, एक एक। नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। इसमें भी तीन बातें याद रखें। फर्स्ट कि इसके दोनों पद प्रधान होंगे। सेकंड, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे जैसे पाप पुण्य, दिन रात। एंड थर्ड, दोनों पद एक दूसरे के पूरक होंगे जैसे प्रश्न उत्तर, शिक्षक छात्र। फिर है बहुव्रीहि समास। इसके दोनों पद ही प्रधान नहीं होंगे या गौण होंगे। ये दोनों मिलकर एक तीसरे पद को अस्तित्व में लाएंगे जैसे देवराज अर्थात इंद्र, आशुतोष अर्थात शिव, धनंजय अर्थात अर्जुन। लास्ट है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। और तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं: द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास में पहला पद सदैव संख्यावाचक होता है जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिफला। और कर्मधारय समास इसके दोनों पद के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध होता है जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर। रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन, या कह लो रक्त है जिसके लोचन में। समास और इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम हिंदी की वीडियो में कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कहता है रिजु का विलोमार्थी शब्द बताओ। रिजु का अर्थ होता है सीधा, सिंपल, डायरेक्ट। तो इसका विलोम होगा वक्र, गोलाकार या घुमावदार। हार का होगा जीत, पतन का उत्थान और पूर्ण का अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवीण बड़ी चतुर है। में बड़ी है तो बड़ी प्रविशेषण है, चतुर विशेषण है, प्रवीण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रिया इसमें स्पष्ट नहीं है और इसमें निपात भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि निपात, अब ये निपात क्या है? निपात वे अवयव होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जैसे भी, ही, तो, तक। इनका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। तुम ही मेरा काम कर सकते हो। इस वाक्य में केवल तुम पे जोर दिया जा रहा है कि केवल तुम ही मेरा काम कर सकते हो और कोई नहीं। वह आज स्कूल भी नहीं आया। इसमें स्कूल पर जोर दिया जा रहा है, मतलब अन्य स्थान तो छोड़ो पर वह स्कूल भी नहीं आया। अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम है। जंगम आपने देखे ही होंगे जो मूवेबल होते हैं और इसका उल्टा स्थावर होता है। स्थावर यानी इमूवेबल। बाकी संगम का विलोम वियोग होगा, अचलता का चंचलता और साधुत्व का दुष्टता या
असाधुत्व। अगला प्रश्न है, अपनाना क्रिया किससे बनी है? अपनाना बना है अपना, और अपना होता है एक सर्वनाम, और सर्वनाम में भी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनका प्रयोग कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे मैं अपना काम खुद करूंगा। यहाँ खुद या स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। 16वां प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको याद होगा स्कूल में हमें कारक चिन्ह रटवाए जाते थे। बस इन्हें रिकॉल कर लो। ये है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो क्वेश्चन में हमें पेड़ से आम की जुदाई दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें अपदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है? इसमें मुस्कुरा रही है क्रिया है, तो मंद मंद क्रिया विशेषण होगा, और कर्ता कारक गीता है, लेकिन इसमें कोई विशेषण नहीं है। नेक्स्ट इज, सूचक का समानार्थक शब्द है। सूचक का अर्थ होता है संकेतक यानी इंडिकेटर, और द्योतक का अर्थ भी होता है संकेतक। द्योतक और घोतक जैसे कोई शब्द ही नहीं होते, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। और ज्ञापन का अर्थ होता है जैसे कोई नोटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के समान ही ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, हस्त, संध्या और उज्जवल। तो अगर उज्जवल तत्सम है तो उजाला तद्भव होगा, क्योंकि तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बनते हैं। और ऑप्शन सी में वर्तनी दोष है, ज आधा आएगा। और रही बात ऑप्शन डी उखल की, तो ये एक तद्भव शब्द है जो बना है संस्कृत शब्द उल्लूखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद है। इसके आंसर के लिए हमें छंद और इसके प्रकार को समझना होगा। छंद नियमों का एक समूह है जो यह तय करता है कि किसी कविता में शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि उसमें एक निश्चित प्रवाह और सुंदरता आ सके। छंद के प्रकार, छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसकी रचना मात्राओं की संख्या के आधार पर होती है। मात्रिक छंद के भी तीन प्रकार होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसके उदाहरण है चौपाई, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और रोला, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें कुछ चरणों में मात्राएं समान होती हैं और कुछ में अलग होती हैं। उदाहरण के लिए दोहा, इसके पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। सोरठा, इसके पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। मात्रिक छंद के तीसरे प्रकार विषम मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राएं अलग अलग होती हैं, जैसे कुंडलियां। अब यहाँ पे चरण क्या है और मात्राएं कैसे गिनते हैं, ये मैं आपको वर्णिक छंद और मुक्त छंद की परिभाषा के बाद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो वर्णिक छंद नाम से ही क्लियर है, इसकी रचना वर्णों की संख्या और क्रम के आधार पर। फाइनली मुक्त छंद आधुनिक युग की देन है। इसमें मात्राओं या वर्णों के कठोर नियम नहीं होते। कवि अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कई कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। आइए अब सीखते हैं मात्राओं को गिनना। जिन वर्णों में छोटी मात्राएं जैसे अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु लगी होगी उसे हम एक काउंट करेंगे, और जिन वर्णों में बड़ी मात्राएं जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह लगी होगी उसे हम दो काउंट करेंगे। इस एग्जाम्पल को देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसमें रहीमन पानी राखिए प्रथम चरण है, बिन पानी सब सुन द्वितीय चरण, पानी गए न उबरे तीसरा चरण, और मोती मानुष चुन चौथा चरण है। अब प्रथम चरण में मात्राएं काउंट करते हैं। र में अ है तो एक, ह में छोटी ई है तो एक, म में अ है तो एक, न में भी अ है तो एक, पा में बड़ा आ है तो दो, न में बड़ी ई है तो दो,
इसी तरह र में 2, ख में 1, ए के लिए 2, क्योंकि ये गुरु मात्रा है। तो प्रथम चरण में मात्राओं का टोटल हुआ 13। अब देखते हैं इसके दूसरे चरण की मात्राएं। ब में छोटी ई मतलब 1, न में 1, पा में 2, न में 2, स में 1, ब में 1, स में बड़ा ऊ तो 2 और न में 1। तो इसका टोटल हुआ 11। इसी तरह जब आप तीसरे और चौथे चरण की मात्राएं गिनेंगे तो वे क्रमशः 13 और 11 आएगी। तो अब वीडियो को पॉज करके मात्राओं को गिनिए। तो देखा आपने, बड़े आसानी से दोहा पहचान लिया, क्योंकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। और इसी का उल्टा होता है सोरठा, यानी इसके पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होगी। और ये दोनों ही अर्ध सम्मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। भूले तो नहीं ना? और सममात्रिक छंद के उदाहरण चौपाई, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और रोला, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ठीक है, चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर और इसके पहले चरण की मात्राएं गिनते हैं। म में गुरु मात्रा है तो 2, ग में है तो 1, इसी तरह ल में 1, भ में 1, व में 1, न में 1, अ में 1, म में है तो इसे 2 काउंट करेंगे। ग में 1, ल में 1, ह में 2 और र में भी 2। तो इसका टोटल हुआ 16। इसलिए इसका आंसर चौपाई हुआ। उम्मीद करता हूँ कि छंद अब आपको समझ आ गया होगा और आप आसानी से चौपाई, रोला, दोहा और सोरठा जैसे छंदों में आसानी से अंतर बता सकेंगे। लेकिन अगर कुछ छूट गया हो या कुछ समझ ना आया हो तो इस टॉपिक को दोबारा देख लेना, क्योंकि इस टॉपिक से अगले पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और हाँ, एक और बात, आंसर के अलावा यहाँ जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनके नोट्स बना लेना, क्योंकि जब हम खुद अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो वे हमें ज्यादा समय के लिए याद रहते हैं। 21st क्वेश्चन इज, पन प्रत्यय वाला शब्द है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, इसलिए पनघट तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, बड़प्पन, बड़प्पन बना है बड़ा जमा पन से, तो ये सही आंसर है। बाकी सत्यापन में आपन है तो ये नहीं होगा। और ओपन जैसा हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, शायद बंगाली में होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है, पौरुष का अर्थ होता है मर्दानगी, वीरता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, परुष, इसके समानार्थक होते हैं निर्दयी, क्रूर, कठोर, तो ये सही है। बाकी परुषत्व, ये कठोर का विशेषण समानार्थी है और परुषी जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगला प्रश्न है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? तो पानी से पानी मिलाएं और बानी से बोली, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा से तात्पर्य है, इसका आंसर भी अकेला चमक रहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। अब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ये तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में ही हमने समास को पहचानना सीख लिया था। तो चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, त्रिनेत्र, इसमें बहुव्रीहि या द्विगु समास होगा, पर यह डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन कौन से दिए हैं। ऑप्शन बी, भरपेट, भर एक उपसर्ग है तो ये अव्ययभाव समास है। ऑप्शन सी, राजपुत्र, मीन्स राजा का पुत्र, तो ये हुआ तत्पुरुष समास। एंड लास्ट में ऑप्शन डी, महाराजा, महान है जो राजा, इसमें हमें विशेषण विशेष्य दिख रहा है, तो ये हुआ कर्मधारय समास। तो इसी के साथ हिंदी सेक्शन का सॉल्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन को कवर करेंगे।